आज हम क्रॉनिकल से मुगल कंप्लीट करेंगे। हम न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 रोमिला थापर एंड सतीश चंद्र से कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उनके रिलेटेड कंसेप्ट्स आज हम कवर कर लेंगे क्रॉनिकल से। चलिए मैं वन बाय वन पॉइंट्स लिखाऊंगा और कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब हम बात मुगल्स की करते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे अकबर का। अकबर के समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ऐने अकबरी जो बुक अबुल फजल ने लिखी थी, उस बुक में अबुल फजल 24 मनसबदार्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है। मनसबदार एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी जो उस समय में दो रोल प्ले करके गई। एक एम्पायर को एक्सपेंड करने में, उसके साथ ही कंसोलिडेशन, एंड दूसरा रेवेन्यू सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया इसने। तो उसकी लिस्ट प्रोवाइड करने का, और लगभग 24 मनसबदारों का जिक्र हमें ऐने अकबरी में मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने मनसबदारों का जिक्र मिलता है? 24। तो आप लिखेंगे ऐने अकबरी लिस्ट नेम्स ऑफ 24 राजपूत मनसबदार्स। ऐने अकबरी लिस्ट नेम ऑफ 24 राजपूत मनसबदार्स। ऐने अकबरी लिस्ट नेम ऑफ 24 राजपूत मनसबदार। तो कुल मिलाकर के मनसबदारी सिस्टम अकबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, जिसके तहत उसने अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी मुगल्स के आने के पहले, कुछ राजास हुआ करते थे, कुछ अपने एरिया में इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इंडक्ट किया मनसबदारी सिस्टम से, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर औरंगजेब के समय तक राजपूत रहे हैं। और लगभग 24 राजपूतों की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। औरंगजेब का समय आने के बाद राजपूतों की पोजीशन को रिप्लेस कर गए मराठास। मराठा ज्यादा हो गए, राजपूत कम हो जाएंगे। क्लियर है? अगला है राजपूत्स वर गिवन वतन जागीर विच वर नॉन ट्रांसफरेबल। राजपूत्स वर गिवन वतन जागीर विच वर नॉन ट्रांसफरेबल। विच वर नॉन ट्रांसफरेबल। तो चलिए मैं इसके रिलेटेड, अब अगर टॉपिक आया है जागीर, तो मैं जागीर के रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं और आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था। क्या हुआ करता था जागीरदारी? ध्यान से समझिए। अकबर ने जब भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटल किया, उस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने एक मनसबदारी सिस्टम चलाया। मनसबदारी सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट बातें हुआ करती थी, एक जात और एक सवार। जो जात हुआ करता था उसका मतलब होता था उस पर्टिकुलर पर्सन का रैंक। रैंक मतलब कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या रैंक है, वो जो बादशाह है उसके सामने किस पंक्ति में खड़ा होगा, किस लाइन में खड़ा होगा, ये उस जात पर डिपेंड करता था। और उस जात के साथ साथ एक कंसेप्ट आता था सवार। सवार का मतलब होता था कि उसके पास कितने ट्रूपर्स है, मतलब घुड़सवार कितने, घोड़े चलाने वाले कितने। अब यहां पर हमने तीन कैटेगरीज देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लास के मनसबदार, तीन क्लास की मनसबदारी थी। फर्स्ट क्लास मनसबदार वो हैं जिनके पास जितने जात हैं उतने ही सवार भी हैं। सेकंड क्लास के मनसबदार वो हैं जिनके पास जितने जात हैं उससे आधे तक के सवार हैं। तीसरे क्लास के मनसबदार वो थे जिनके पास जितनी जात है उससे आधे से कम सवार हैं। तो जात देखिए उनका वही है, लेकिन मनसबदारी का क्लास डिसाइड कर लिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। फिर हमने एक कैटेगराइजेशन और देखा था कि अगर आपके पास 500 तक के सवार हैं, अगर आपके 500 तक, तो फिर आप किस कैटेगरी में आ जाते हैं? आपको कहलाते हैं प्रॉपर मनसबदार। अगर आप 500 से 2500 की रैंक पर आ रहे हैं तो फिर आप क्या कहलाते हैं? आमीर। और अगर आप 2500 से 5000 या उससे ऊपर चले जा रहे हैं तो आप आमीर उम्दा। इस तरह का कैटेगराइजेशन किया गया। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मनसबदारी का बेसिक जो था वो मिलिट्री सिस्टम था। आप मिलिट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन इसमें सिविल सर्वेंट्स भी इंडक्टेड थे। अब इसमें दो तरह के मनसबदार आते थे। एक नकदी होते थे, जिन्हें हम नगदी कहते थे, जिन्हें सैलरी कैश में मिलती थी। और दूसरे होते थे जागीरदार मनसबदार। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हर मनसबदार जागीरदार होता था? नहीं, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार है, यस, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं, यहाँ पर फंस गए, रोको। मनसबदार जागीरदार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो नगदी भी हो सकता है। और हर जागीरदार भी मनसबदार ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जागीरें किसी और फॉर्म में भी दी जाती थी, जैसे रिलीजियस पर्पज से। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना है कि वतन जागीर कंसेप्ट का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। मुगल ने अपने टाइम पर दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए जागीरदारी कंसेप्ट को अपनाया।
सबसे पहला एस्पेक्ट ये था कि आपको रेवेन्यू बहुत इफेक्टिवली कलेक्ट करना है, और जागीरदार का रोल हुआ करता था कि वो अपनी असाइनमेंट जो उसे मिली है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, जो उसे इन ल्यू ऑफ सैलरी मिली है, उस असाइनमेंट से उसे खुद ही रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, जिसके लिए या तो वो अपने रेवेन्यू एजेंट रखता था, या आने वाले समय में उसने अपनी असाइनमेंट को ही फर्दर किसी और को फार्म आउट करना शुरू कर दिया था। जैसे उससे लमसम अमाउंट ले ली और उसे वो जगह दे दी कि आप यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने करना। इसे इजारा प्रथा कहते हैं, रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। तो मुद्दे की बात यह आ जाती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ मनसबदारी सिस्टम के अंदर रेवेन्यू सिस्टम इंडक्टेड था, यस इंडक्टेड था, क्योंकि मनसबदार को अगर आपने इन द फॉर्म ऑफ सैलरी जागीर दे रखी है तो उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करना भी अब उसी की जिम्मेवारी है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो रेवेन्यू तो कलेक्ट हो ही रहा है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती थी कि ये जो जागीरदार हुआ करता था, इसका अपनी जागीर पे कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था। मतलब ये जागीर इसके चले जाने के बाद इसके वंशजों को मिलेगी ऐसा नहीं है, तो मतलब हेरिडिटरी नहीं होती थी। सेकेंड एस्पेक्ट, ये जागीर ट्रांसफरेबल होती थी। मैक्सिमम एक जागीरदार उस पर 3 साल तक ही रहता था, ये दूसरा। तीसरा, ये इस जागीर को किसी को बेच नहीं सकता है और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब उसे डिवाइड नहीं कर सकता है। ये सारे अधिकार इसको नहीं थे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा राजपूतों को एक स्पेशल प्रोविजन मिला था, उनको वतन जागीर दी गई थी। वतन जागीर मतलब कि राजपूत भी मनसबदार हैं, लेकिन जो उसका पहले का एरिया था, राजपूताना का एरिया, जिसमें आपने अब उसको मनसबदार बना दिया है, तो उसके तहत जो आपने उसको जागीर दी है ना, उसकी सैलरी पूरी होने के लिए, वो जागीर उसी की लैंड है जो लैंड को पहले वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था। बस उसने अब ये मान लिया है कि अब सोवरेन आप हैं, अथॉरिटी आपकी है, आप सुप्रीम हैं। इसके बदले में मुगल उन्हें क्या प्रॉमिस दे रहे हैं कि ये वतन जागीर है, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हेरिडिटरीली आगे बढ़ेगी, मतलब हेरिडिटरी वाइज आगे जाएगी। सिर्फ उस केस में कि जिसमें आपका कोई लीगल हेयर नहीं है आगे, उस केस में इसे खालसा लैंड पे कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज ये हेरिडिटरी वाइज आगे चली जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप इसे बेच सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपने बेटों के बीच में। ये सारे अधिकार मिले हुए थे और किसी भी तरह से मुगल आपकी पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारी कंडीशंस हुआ करती थी। तो वतन जागीर सिंपल जागीर से बहुत अलग है। तो मनसबदारी में भी 2 जागीरदार होते थे, एक सिंपल जागीरदार जिनको सिंपल जागीर मिली होती थी, और एक राजपूत मनसबदार जिनको वतन जागीर मिली होती थी। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वतन जागीर एंड जागीर, या फिर वतन जागीर के क्लॉज पूछे जाते हैं, हम हमेशा गलती करते हैं, जागीर का आंसर करके आते हैं। वतन जागीर प्रॉपर्टी थी, वतन जागीर ट्रांसफरेबल नहीं थी, तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये आप ही की रहेगी। ये हेरिडिटरी वाइज चलती थी, आपके वंशजों को भी मिलेगी, आप इसे बेच भी सकते हैं और आप इसे फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं अपने बेटों के बीच। मतलब कुल मिलाकर के आप ही की संपत्ति है। बस ये है कि मिली आपको किसकी अनुकंपा से है, मुगल बादशाह की, बस इसलिए इसको जागीर कहा गया, वरना ये आपकी प्रॉपर्टी, कोई इशू की बात नहीं। इतनी बात क्लियर? तो यही वहां पर। तो अब इसमें जागीरदारी में कौन कौन सी तरह की जागीरें हैं? सबसे पहली जागीर है जिसे कहते हैं जागीर तनख्वाह, माने जागीर फॉर द सैलरी। दूसरी जागीर है मशरूल जागीर, जो किसी न किसी कंडीशन पे जो जागीर इशू की जाती है कि कोई शर्त लगा दी जाएगी, वो मशरूल जागीर है। थर्ड है इनाम जागीर, जो किसी न किसी इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर किसी पर्पस के लिए दी गई है, जिसके ऊपर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती। हमने पहले पढ़ा था कि इनाम जागीर ऐसी जागीर है जो एक बार अगर इशू कर दी जाए तो फिर जिसको इशू की गई है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती है सरकार के प्रति, क्योंकि वो तो उसे इनाम में दे दी गई है ना। अगला अल्तमगा जागीर। अल्तमगा जागीर होती थी जागीर टू पायस मुस्लिम्स। जितने भी पायस मुस्लिम्स होते थे, जो सीयर्स होते थे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, उनको दी जाती थी अल्तगमा जागीर। और अगली इंपॉर्टेंट थी वतन जागीर, तो वो मैंने बता दिया राजपूतों को दी जाती थी। ये टाइप ऑफ जागीर हैं। जागीरदारी के ऊपर क्वेश्चन आए, क्या जागीरदारी ने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया? यस। क्या जागीरदारी ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट किया? यस। क्या जागीरदारी ने एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन किया? हाँ, क्योंकि जब आपने बड़े पैमाने पर रिलीजियस जागीर इशू किए, उसका पर्पज ही ये था कि बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन आ जाए, एग्रीकल्चर वहां पे प्रमोट हो जाए। तो एग्रीकल्चर इससे प्रमोट हुआ। उसके बाद जागीरदार जो हुआ करता था, उसकी ड्यूटी हुआ करती थी कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में तकावी लोन प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना है, ताकि आपका रेवेन्यू बना रहे।
मतलब आपको हमने एक रेवेन्यू के अमाउंट की असाइनमेंट दे दी है, अगर अब वहां से रेवेन्यू गिरता है तो वो कहीं ना कहीं आपका लैक है, आपको उसे बनाए रखना है, उसके लिए इनोवेटिव वर्क कराना आप ही की जिम्मेदारी बनती है। तो जागीरदार ये सब करता था। तो इस तरह से जागीरदारी का काम होता था। इतनी बात क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, अकबर का जो ट्यूटर हुआ करता था अब्दुल लतीफ, इसने अकबर को पॉलिसी सिखाई है सुलह कुल की। अकबर सुलह कुल की पॉलिसी फॉलो करता था ना रिलीजन में, है ना, सुलह कुल, पीस विद ऑल। ये किसने सिखाई उसको? अब्दुल लतीफ। ऐसा क्वेश्चन आता है। अकबर्स ट्यूटर अब्दुल लतीफ taught him policy of सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर ट्यूटर अब्दुल लतीफ taught him policy of सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। यहां पर आकर के हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता होता है कि सुलह कुल की पॉलिसी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये किसने कराई है। ठीक है। और एक पर्सन हुआ करता था ना अब्दुल नबी खान, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होता था, चीफ काजी भी बनाया था। वो एपिसोड सतीश चंद्र में क्लियर है। तो बस दो बंदे इससे जुड़े हैं, अब्दुल नबी खान और एक अब्दुल लतीफ। अब ये अब्दुल लतीफ है, शेख मुबारक है, उसके दो बेटे अबुल फजल एंड फैजी हैं, जिसकी वजह से काफी लिबरल टेम्परामेंट क्रिएट हुआ है अकबर का। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि अकबर के लिबरल होने में और भी कुछ रोल प्ले कर रहे हैं लोग। वो कौन है? अकबर की मदर और बैरम खान दोनों शिया थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए। हिज अकबर्स मदर हमीदा बानो बेगम एंड बैरम खान वर शियाज। अपने मेंस के आंसर को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन कर पाएंगे कि शिया इन्फ्लुएंस भी था अकबर के ऊपर। अकबर्स मदर हमीदा बानो बेगम एंड बैरम खान वर शियाज। मान लीजिए अकबर के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर रिलीजियस पॉलिसी में क्वेश्चन आता है आपको लिखना है, इनिशियली अकबर वाज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। इनिशियली अकबर वाज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्दुल नबी खान। इनिशियली अकबर वाज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्दुल नबी खान and appointed him Sadr us Sudur, Chief Qazi of Delhi. And appointed him Sadr us Sudur, Chief Qazi of Delhi. And appointed him Sadr us Sudur, Chief Qazi of Delhi appoint किया उसने। चलें आगे बढ़े। अब देखिए 1562 का एक टाइम बहुत स्ट्रांग है। 1562 में अकबर की मैरिजेस होनी शुरू हो जाती हैं राजपूताना में, और जैसे जैसे उसकी नई नई पत्नी आएंगी, हैरम का एक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से पॉलिसीज काफी लिबरल होती चली जाएंगी सब कुछ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्टिकुलर डेट वाइज आते हैं। अकबर ने स्लेवरी का एंड कब किया? लिखिए, एंड ऑफ स्लेवरी इन 1562। 1562 में स्लेवरी का एंड कर दिया। तो अकबर के ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स में भी ये चीज आती है कि अकबर ने स्लेवरी को एंड किया। अगला क्वेश्चन है, ही एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563। लोगों को जो अपने धार्मिक स्नान करने होते थे गंगा में, प्रयाग में, कहीं पर भी, उसके ऊपर एक टैक्स लगा करता था। मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा महसूल देना पड़ता था, वो खत्म कर दिया अकबर ने। अकबर ये मानता था कि सभी सेम रैंक के सिटीजन हैं, किसी को भी सेकंड रैंक का सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम स्टेट में रहते हुए अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने नहीं होंगे। ये अकबर की बहुत बड़ी असिमिलिएशन पॉलिसी थी, और इसके तहत 1563 में 1563 में इसने खत्म कर दिया था पिलग्रिमेज टैक्स।
अगला इसका स्टेप नेक्स्ट ईयर ही आता है। आपने जब लिखा था कि ही एबोलिश्ड पिलग्रिम टैक्स इन 1563, लिखिए एंड जजिया इन 1564। 1564 में इसने जजिया खत्म कर दिया था, जो जिम्मी लोगों से लिया जाता था। जिम्मी जो प्रोटेक्टरेट होते थे, यानी कि इस्लाम के अधीन राजा इस्लामिस्ट हैं और जो लॉ है वो शरिया के चल रहे हैं। उस दौरान जो भी नॉन फेथ से बिलोंग करने वाले हैं, जो भी नॉन इस्लामिस्ट हैं, उनसे जजिया लिया जाता था एज अ प्रोटेक्शन, ताकि वो अपने रिलीजन, कस्टम, कल्चर को परस्यू कर सकें। वो खत्म कर दिया था अकबर ने 1564 में। और 1565 में इसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन खत्म कर दिया था। फोर्स्ड, लिखिए ही एबोलिश्ड पिलग्रिम टैक्स इन 1563, जजिया इन 1564 एंड फोर्स्ड कन्वर्जन इन 1565। तो 1562 से लेकर के 1565 के बीच में बहुत ही जबरदस्त कदम उठाए इसने, जो इंपॉर्टेंट कदम उठाए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसने आगरा से अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी कब कन्वर्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए he shifted his capital from Agra to Fatehpur Sikri in 1571. He shifted his capital from Agra to Fatehpur Sikri in 1571. 1571 में he shifted his capital from Agra to Fatehpur Sikri in 1561. Sorry, 71. आगे चलिए। अब जब फतेहपुर सीकरी एस्टेब्लिश हुआ है तो वहीं पे इबादत खाना भी बना है, और इबादत खाना की डेट पूछी जाती है। 1575 में इबादत खाना सेटअप हुआ। इन 1575 ही सेटअप इबादत खाना। इबादत खाना में अलग अलग सेक्ट के लोग आया करते थे। आपको याद रखना है कि शुरुआत में अकबर ने वहां पर 4 मुसलमानों को ही बुलाया है, पूर्व मुस्लिम्स। एक सैयद हुआ करते थे जो डिसेंडेंट माने जाते हैं पैगंबर से। दूसरे शेख हुआ करते थे जो कस्टडियन माने जाते हैं काबा के। तीसरे उलेमा सेक्शन हुआ करता था, जो उलेमा वर्ग प्रॉपर जिसे हम कहते हैं। और चौथा जितने भी सद्र हुआ करते थे उनको। इन चारों से बात होती थी। इनमें आपस में डिबेट्स, बहस बहुत होने लग गई थी। परेशान हो गया अकबर, और अकबर ने 1578 में सभी के लिए खोल दिया था इबादत खाना को। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इबादत खाना सबके लिए, मतलब इबादत खाना रूम ऑफ प्रेयर्स के तौर पे खुला 1575 में, और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कब कन्वर्ट हुआ, 1578। धर्म संसद में बदल गया 1578 में। तो इबादत खाने से क्वेश्चन आया कि ये रूम ऑफ प्रेयर था, यस। क्या ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, यस। दोनों था। और फिर सभी धर्मों से लोग आए। स्पेन से मोन्सेराते आया, आपको पता है, क्रिश्चियनिटी को। इटली से एक्वावीवा, अब इनके शहर याद, इटली से एक्वावीवा, स्पेन से मोन्सेराते। और इनमें से जो मैं लिखाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पर्सन है जैनिज्म से। जैनिज्म से एक पर्सन है जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, और उनका नाम था हरि विजय। तो ही गेव टाइटल ऑफ जगत गुरु टू हरि विजय, जैन सेंट। खत्म, किसी से ले लो, पेन है किसी के पास, रुकना जरा। क्या था, अब ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अकबर का खुतबा वो रीड प्रिपेयर किसने किया था, फैजी ने। गलती मत करना, ये अबुल फजल ने नहीं किया था और शेख मुबारक ने नहीं किया था। शेख मुबारक ने मजहर तैयार किया था, जो अभी मैं बताऊंगा। खुतबा जो रीड किया है अकबर ने अपने नाम पे, वो फैजी ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, लिखो। इन 1579 ही रेड खुतबा, लिख ला, ड्राफ्टेड बाय फैजी इन हिज नेम इन द मॉस्क ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में इसने अपने नाम पे खुतबा पढ़ा था, जो फ्राइडे की प्रेयर में, जुम्मे की प्रेयर के बाद पढ़ा जाता है। इसने अपने नाम पे पढ़ लिया था, वो फैजी ने तैयार करके दिया था। ठीक है। अब 1579 में ये अर्ली मंथ्स में हो रहा है, लेकिन 1579 में ही सितंबर में क्या होगा वो लिखिए। पहले वाला लिख लिया। इन 1579 ही रेड खुतबा ड्राफ्टेड बाय फैजी इन हिज नेम इन द मॉस्क ऑफ फतेहपुर सीकरी। आगे लिखिए। इन सितंबर 1579, इन सितंबर 59 ही इशूड मजहर, MAZHAR, मजहर, by which
In 1579 he issued mazhar by which he assumed the title of Imam Adil. इमाम आदिल मतलब जितने भी मुस्लिम चर्च हैं उनका चीफ पॉन्टिफ अब ये बन गया है। कहीं पर भी अगर रिलीजियस कंटेंट को लेकर के कोई भी अगर डिबेट रहेगा, फाइनल वर्डिक्ट अकबर का माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सितंबर 1579 ही इशूड मजहर बाय विच ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ इमाम आदिल। इट वाज ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक, फजल और फैजी के पिता। इट वाज ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इस डेट पे कंफ्यूजन रहता है, कोई इसे 81 से काउंट करता है, कोई 82 से। वैसे मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस पे 81 ही है। इन 1581 अकबर इनॉग्रेटेड तौहीद इलाही, जो बाद में जाके बनेगा दीन इलाही। In 1581 Akbar inaugurated Tawheed Ilahi, unity of all religions. Unity of all religions. तौहीद इलाही के बारे में एक ही लाइन में लिखिए कि ये क्या था। एक ही लाइन में लिख लीजिए, it is mono-eclectic pantheism. It is mono-eclectic, ECLECTIC. It is mono-eclectic pantheism, PANTHEISM. ठीक है। थिज्म मतलब ऐसा नहीं था कि ये धर्म से परे था, लेकिन पैंथिज्म था, सभी धर्म कवर कर गया था ये। ठीक है, लेकिन मोनो था, सिंगल, एकेश्वरवाद में फॉलो करता था। आपको पूछे ये क्या था, एकेश्वरवादी था। एक्लेसियास्टिकल अप्रोच थी इसमें, यानी कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट था। पैंथिज्म था, सभी धर्म कवर कर गया, सभी धर्मों के गुण, ये एक ऑर्गेनिक कोड था, सभी धर्मों गुणों को कवर कर गया। तो लिखिए, इट इज मोनो एक्लेक्टिक पैंथिज्म कंसिस्टिंग ऑफ हिंदुइज्म कॉमा पैरासाइटिज्म, हिंदुइज्म कॉमा पैरासाइटिज्म कॉमा मिस्टिसिज्म, सूफिज्म भी आ गया, मिस्टिसिज्म आ गया तो मिस्ट्री, रहस्यवाद, कॉमा नेचर वर्शिप, सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, याद कीजिए फारसियों का इन्फ्लुएंस हुआ था, एंड फिलॉसफी। संडे के दिन इनंसिएशन होता था, कोई भी इसे लेना चाहता था उसे रिसाइटेशन करना होता था, गॉड इज वन एंड अकबर इज हिज प्रॉफिट। उसके बाद कहना होता था अल्लाह अकबर, मतलब कि गॉड, अकबर मैंने ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। तो इसमें ये कहा गया है कि अल्लाह अकबर मतलब अकबर इज गॉड, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, बट वो कभी नहीं कहता था। अगला तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं, इतना ही बताना था। अब दीन इलाही के बारे में सबने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, वो लिखिए। V.A. स्मिथ ने क्या कहा है ऑन दीन इलाही। V.A. स्मिथ क्या कहते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट आएगी कि ये किसने बोली। दीन इलाही वाज अ प्रूफ ऑफ अकबर्स फॉली, FOLLY, उसकी मूर्खता का प्रमाण है, ना कि उसके ज्ञान का। दीन इलाही वाज अ प्रूफ ऑफ अकबर्स फॉली रादर देन हिज विजडम। होलसोले हेग क्या कहते हैं, वोलसोले हेग, WOLSOLEY, वोलसोले हेग, HAIG, हेग, वोलसोले हेग कहते हैं एम्पायर हैड डेवलप्ड इनऑर्डिनेट एम्बिशन, कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था और बस तड़प रहा था नूर के लिए, कि लोग उसमें नूर देखना शुरू कर दें।
Emperor had developed inordinate ambition and was craving for illumination. S.H. शर्मा क्या कहते हैं? S.H. शर्मा S.H. शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अकबर हैड अ रैशनल आउटलुक. He never claimed status of God for himself. He never claimed status of God for himself. He did not force anyone to join his cult. He never expounded any texts to compel people. He never expounded any text to compel people. He never expounded any text to compel his people. He never appointed धर्म महामाता for the spread of his cult. तो ये सारे MCQs की फॉर्म में ऐसे ही पूछे जाएंगे कि क्या उसने धर्म महामाता अपॉइंट किए, क्या उसने कोई टैक्स लागू किया, क्या उसने लोगों को कंपेल किया. तो फिर फंसना नहीं है वहां पे. दीन इलाही के ऊपर क्वेश्चन आता है तो साफ साफ लिख देना सारा पढ़ करके, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है. मोन्सेराते क्या कहता है अकबर के बारे में? अकबर पे इल्जाम लगे कि बदाऊनी कहता है, बदाऊनी अकबर का सबसे तगड़ा क्रिटिक कौन हुआ इतिहास में? बदाऊनी कहता है अकबर को शर्म आती थी खुद को मुस्लिम कहलाने में. उसने मुस्लिम नाम लेने भी छोड़ दिए थे और वो नहीं कहलाना चाहता था अपना, तो वो मुसलमान होना ही बंद हो गया था. अकबर सीज्ड टू बी ए मुस्लिम. तो मोन्सेराते क्या कहता है? मोन्सेराते का ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है जो एज इट इज ही कोट किया जाता है हर बुक में. मोन्सेराते सेज he was born as Muslim, lived as Muslim and died as Muslim. तो आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा कि ये सिर्फ स्टेटमेंट ऊपर दे दिया जाएगा, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये किसके बारे में है. तो हो सकता है आपको बताना है तो ये औरंगजेब के बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अकबर के बारे में, किस तो ये अकबर के बारे में. फिर कई बार होता है कि स्टेटस दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि अकबर के बारे में, फिर किसने कहा है तो एक्वावीवा का नाम आ जाएगा, मोन्सेराते का आ जाएगा. लेकिन आप हमेशा फंसेंगे कि ये किसी मुस्लिम ऑथर ने कहा होगा. नहीं, ये मोन्सेराते ने कहा है. बस बाकी सारा क्लियर है आपको. उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात लिखिए. अकबर ने मुझे इबादत खाना शुरू किया था, कब किया था? 1575 में. तो ये क्वेश्चन भी आता है 7 साल में बंद कर दिया था. कब किया? 1582 में. ये ईयर लिखो. He discontinues इबादत खाना डिस्कशन इन 1582. 1582 तक ये समझ चुका था कि सारी गेम क्या है. और ये जो डेट मैं बता रहा था ना, दीन इलाही की कंफ्यूजन क्रिएट करती है. अब जो तौहीद इलाही है 1581 में आता है, ठीक है. लेकिन दीन इलाही जो है, अब जब उसने इबादत खाना क्लोज कर दिया ना, तो वो ये इस कंक्लूजन तक आ गया था कि नहीं, सभी धर्मों में कुछ कुछ गुड पॉइंट है, लेकिन इनकी आपस की बिकरिंग्स इन्हें कहीं पर रीच नहीं करने दे रही है. इसलिए अल्टीमेटली उसने 1552 में 1582 सॉरी 52 कह रहा हूं 1582 में ऐसा कहा जाता है कि दीन इलाही दिया है. जैसे तौहीद इलाही का कंसेप्ट माइंड में चल रहा है, दे रहा है, फुली रेक्टिफाइड होकर के कंसोलिडेटेड वर्जन के तौर पे 1582 में निकल के आया. क्यों? इसको लॉजिकली याद रखें, क्योंकि फिर इबादत खाना बंद कर दिया था, उसका पर्पस सॉल्व हो गया था, वो सब समझ गया था डिस्कशंस के माध्यम से. आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंट बात, ऐन दहसाला. अब हम रेवेन्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं. ऐन दहसाला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580. ऐन दहसाला कब इंट्रोड्यूस किया? 1580. तो चलो, अकबर ने किस वे में टैक्सेस इंड्यूस किए रेवेन्यू सिस्टम में? सबसे पहला सिस्टम अकबर का जो अकबर के शासनकाल में प्रॉपर लागू हुआ है, लिखो. इन 1566 ही इंट्रोड्यूस्ड जब्ती हर साला. जब्त ए हर साला एनुअल सिस्टम हुआ करता था ये टैक्स कलेक्शन का.
जब्त हर साला, जब्ती सिस्टम आपको पता ही है, तो जब्ती हर साला कहते हैं इसको। इन 1566 ही इंट्रोड्यूस जब्ती हर साला। उसके बाद 1573 में ही इंट्रोड्यूस्ड करोड़ी सिस्टम, रेवेन्यू में करोड़ी सिस्टम। फाइनली 1580 में इंट्रोड्यूस्ड एन ए दहसाला। तो एन ए दहसाला यकायक नहीं आ गया, पहले जाप्ती सिस्टम जाप्ती हर साला आया, फिर सेकंड करोड़ी सिस्टम आया 1574 में, और फिर आ जाता है 1574 में, फिर 1580 में जाके एन ए दहसाला। तो इसके बारे में लिखो, एन ए दहसाला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580 बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टोडरमल इन गुजरात। ये क्वेश्चन आता है, टोडरमल के एक्सपेरिमेंट कहां पे हुए थे? गुजरात। तो कौन सा मॉडल लागू किया अकबर ने? गुजरात मॉडल। आज की डेट में कोई पॉलिटिशियन को पता लग जाए तो पागल हो जाएगा, पूरा यूज करेगा ऐसे। देखो अकबर ने भी गुजरात मॉडल लागू किया था, मोदी जी का मॉडल। ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी के पहले भी कोई थे वहां पे। है ना, बहादुर शाह भी हुआ करता था। ठीक है। तो एन ए दहसाला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580 बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टोडरमल इन गुजरात। किसके साथ मिलकर टोडरमल ने किया? क्वेश्चन आता है, टोडरमल कभी भी अकेला नहीं था, शाह मंसूर, अलॉन्ग विद शाह मंसूर। एन ए दहसाला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580 बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टोडरमल इन गुजरात अलॉन्ग विद शाह मंसूर। अगर कहीं कहीं मंसूद भी लिखा हो तो यही बंदा है वो, शाह मंसूद या शाह मंसूर। आपसे कोई इंग्लिश में पूछे कि एन ए दहसाला कौन सा सिस्टम था, इट इज रैयतवाड़ी सिस्टम, लिख लो ब्रैकेट में रैयतवाड़ी सिस्टम। तो फंस जाते हैं, फिर पता नहीं लगता कई बार। तो इसमें क्या होता था, ये जो क्रॉप होती थी हम उसका क्या करते थे, क्रॉप को किस में कन्वर्ट करते थे? कैश में। फिर उसको क्या कहते थे? देखो, क्रॉप वाज कन्वर्टेड इनटू कैश नोन एज दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल, तो कन्वर्ट जो कैश में हुआ है उसको हम कहते थे दस्तूर। आप कहते हैं ना एक लाइन, ये तो दस्तूर है, निभाना ही पड़ेगा, मतलब रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो तो दस्तूर ही हो गया ना। क्रॉप वाज कन्वर्टेड इनटू कैश नोन एज दस्तूर उल अमल, अमल AMAL, अमल। एंड टैक्स वाज कलेक्टेड इन कैश एंड ईयरली। टैक्स कैश में लेते थे, ईयरली लेते थे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, समझिए। देखिए, अकबर के जो राजपूताना के साथ रिलेशन थे और जो पॉलिसीज थी 1562 में ये बिगिन हुई हैं, और उस पॉलिसी के कुछ क्लॉजेज हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स। अगर पॉइंट टू पॉइंट कभी लिखना हो, सबसे पहला था कि राजपूतों के ऊपर क्या क्लॉजेज लगते थे, टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ मुगल रूल। क्लियर है? ये लिखो मत, इसको सुनो समझो बस। टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ मुगल रूल, आप उनका आधिपत्य स्वीकार करिए। दूसरा, पेमेंट ऑफ एनुअल खरज अमाउंट, आपकी वतन जागीर जो है उसमें से जो भी पेमेंट आपका बनता है बस आपको वो करते रहना है, खर्च पे करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू मुगल आर्मी व्हेन नीड अराइज, जब जरूरत होगी आपको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। एक्सेप्टिंग मीडिएशन ऑफ मुगल एम्पायर इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट विद नेबरिंग स्टेट्स, इन रिटर्न राजपूत चीफ रिसीव्ड मैनी कंसेशंस। यानी कि जब भी कोई आपके फॉरेन, आपके नेबर के साथ कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरह काम करेंगे मुगल, मतलब मध्यस्थता मुगलों की रहेगी। आपके पड़ोसियों के साथ या दूसरों के साथ किसी तरह के संबंध मेंटेन होते हैं या कोई भी झगड़े, कोई कलह है, उसके बीच में मध्यस्थता मुगल करेंगे, मीडिएटर वो बनेंगे। ये ट्रीटी का क्लॉज हमेशा ही रहेगा। ये ट्रीटी पढ़ लो, अंग्रेजों की सारी ट्रीटियां ऐसे ही होती हैं, बस याद रखना, आने वाले समय पता लग जाएगा। आगे, द सिक्योरिटी ऑफ द रूलर एंड हिज फैमिली वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। शासक और उसके परिवार की सिक्योरिटी मुगल एम्पायर की जिम्मेवारी हो जाती थी। यही कारण है कि राजा जयसिंह के कहने पर वहां पर आते हैं, क्या कहते हैं उसको, औरंगजेब, और राजा जयसिंह औरंगजेब को कन्विंस, शिवाजी औरंगजेब के पास आते हैं और राजा जयसिंह शिवाजी को कन्विंस करते हैं कि आपको वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर राजा राम आपके साथ रहेंगे और मैं उनकी सिक्योरिटी एंड गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? मेरी फैमिली की
मुगल बादशाह के ऊपर, तो वो हार्म नहीं करेगा। इसी गारंटी पर शिवाजी वहां पर पहुंचे थे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये ट्रीटी का ही क्लॉज हुआ करता था कि मुगल किसी भी राजपूत रूलर और उसकी फैमिली को सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे। अगला पॉइंट हुआ करता था, दे वर गिवन पोजीशंस इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन आर्मी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये हमें क्लियर है। अश्योरेंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, ये हमें क्लियर है। डिफेंडिंग देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन केस अटैक्ड बाय अ थर्ड पार्टी, अगर कोई भी बाहरी ताकत आक्रमण करती है या कोई भी तीसरा या दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो उनकी टेरिटरी की इंटीग्रिटी को बचाने का काम भी मुगल ही करेंगे, तो मुगलों को वहां पर इंटरफेयर करने का एक चांस है। अश्योरेंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड कल्चरल मैटर ऑफ द रूलर, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाज नॉट अ कंपल्सरी क्लॉज, ये तो हमें पहले ही क्लियर है। बस इतने ही क्लॉजेस हुआ करते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखो अकबर के बारे में। अकबर की सबसे पहली वाइफ का नाम और कंसेप्ट लिखो। टॉपिक का हेडिंग दे दो अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ अकबर, अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ अकबर। अकम्प्लिशमेंट ऑफ अकबर पहला लिखिए, लिखे रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, RUQUAIYA, ठीक है। लिखिए रुकैया बेगम डॉटर ऑफ हिंडाल, was the first wife of अकबर। तो यहां पे गलती नहीं करनी है, अकबर की फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम हुआ करती थी। अगली लाइन लिखिए, अकबर के 3 बेटे आपको पता ही है, सलीम था, मुराद था, दनियाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर जो हुआ करता था, उसके जो पिता हुमायूं थे, उनकी डेथ की खबर 17 दिनों तक सीक्रेट रखी गई थी। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिखिए द न्यूज ऑफ हुमायूंस डेथ वाज केप्ट सीक्रेट फॉर 17 डेज। लिख लिया। मुल्ला बख्श हु रिजेंबल्ड हुमायूं वाज शोन एज द एम्पायर, 17 दिनों तक उसे एम्पायर की तरह दिखाते रहे थे। मतलब क्लोन का कंसेप्ट लगभग लोग ये भी यूज करते थे उन जमानों में ही। बात देखिए, अकबर रीनेम्ड खान देश, अकबर रीनेम्ड खान देश एज धन देश, खान देश को धन देश बना दिया था। दीवानगी तो कम नहीं थी इनकी भी। खान देश का नाम बदल के धन देश कर दिया था। बाकी सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। इतना पता है ना अकबर का मकबरा कहां पे है, सिकंदरा, बस ये क्लियर है। अब कुछ नहीं रह गया, सारा कुछ आपको अकबर के बारे में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्लियर है। अब आप अपनी न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िए, सतीश चंद्र से पढ़िए। जहांगीर के बारे में लिखिए, जहांगीर का पूरा नाम लिखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम was born in फतेहपुर सीकरी in 1569। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम was born in फतेहपुर सीकरी in 1569। फतेहपुर सीकरी में 1569 में इसका जन्म हुआ था। इसकी मदर का नाम क्या था? देखिए, आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह हुआ था अकबर का, जिसको आप अलग अलग नामों से कहते हैं, हरखाबाई, और कुछ ऐसे लेजेंड है जिनमें जोधाबाई भी कहा गया, जबकि अदर और कहीं जोधाबाई नाम नहीं मिलता। तो उसका अब एक नाम पड़ा होगा मुस्लिम भी ना,
तो मुस्लिम नाम है मरियम उज जमानी, तो उसका बेटा था ये। लिखो, हिज मदर वाज मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, UZZAMANI। हिज मदर वाज मरियम उज जमानी, ब्रैकेट में लिख लो जोधाबाई और हरखाबाई। तो सलीम जो है ये मरियम उज जमानी का बेटा है, जोधाबाई से सलीम पैदा हुआ था। ही इज कॉल्ड द सन ऑफ मैनी प्रेयर्स, ये दुआओं की औलाद है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि दुआओं की औलाद कौन है ये? बेटा हो ही नहीं रहा था, संतान हो ही नहीं रही थी। देखो 1562 में शादी हुई, कितने साल बीत गए, 7 साल बीत गए, बच्चा ही नहीं हो रहा और औलाद ही नहीं हो रही है। तो औलाद अब चाहिए, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? चिश्ती की दरगाह पर, तो फिर ये संतान उत्पन्न होगी। तो बहुत दुआओं से मिला ये। अकबर पैरों पे गया है अजमेर, अपने पैरों पे, ये बड़ी बात है। तो ही इज कॉल्ड द सन ऑफ मैनी प्रेयर्स। आगे लिखिए, ही वॉज बोर्न विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती, सो अकबर कॉल्ड हिम सलीम बाबा। तो इसका नाम सलीम इसलिए पड़ा फिर क्योंकि सलीम चिश्ती की नेमत से हुआ है ये। तो ही वॉज बोर्न विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती, सो अकबर कॉल्ड हिम सलीम बाबा, सलीम बाबा। जहांगीर का टीचर कौन था, ट्यूटर कौन था, किसने इसको ट्रेंड किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना वाज हिज ट्यूटर। अकबर राजपूतों के साथ संबंध बहुत आगे रखना चाहता था, राजपूत भी चाहते थे कि ये संबंध आगे चले, तो राजपूतों ने भी अकबर की तरफ हाथ बढ़ाया। अकबर ने भी, तो अकबर को ये था कि बहुत आगे तक रिश्ते चलते रहें, इसलिए अपने बेटों की भी शादियां राजपूतों की बेटियों से कर दी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से ये संबंध आगे भी अकबर के बाद भी चलते ही रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। तो इस कड़ी में ये इंपॉर्टेंट है। इन 1585 नहीं, पहले 1581 वाला लिखो। इन 1581 जहांगीर मैरिड टू जोधाबाई, ऑब्लिक डाल के लिखो जगत गोसाई, जगत गोसाई, डॉटर ऑफ उदय सिंह ऑफ मारवाड़। ये मेवाड़ वाला उदय सिंह नहीं है, ये मारवाड़ का उदय सिंह है। तो उदय जोधपुर यानी कि मारवाड़ियों के साथ, मारवाड़ के शासकों के साथ संबंध थे जहांगीर के। जोधाबाई यानी कि जगत गोसाई से इसका विवाह हुआ था। इन 1581 ही मैरिड टू जोधाबाई और जगत गोसाई, डॉटर ऑफ उदय सिंह ऑफ मारवाड़, हु गेव बर्थ टू प्रिंस खुर्रम शाहजहां। तो शाहजहां यहां से आता है, जोधाबाई का संपुत्र है, जगत गोसाई का पुत्र है, मतलब जोधपुरियों का खून है उसमें, मारवाड़ का। आगे लिखिए, लिख रहे हैं उस, ठीक हो रहा है ना? जगत गोसाई डॉटर ऑफ उदय सिंह ऑफ मारवाड़ हु गेव बर्थ टू प्रिंस खुर्रम। उदय सिंह नाम सुनते ही दिमाग में मेवाड़ आ जाता है ना, इसलिए मारवाड़ मैंने लिखा दिया। आगे लिखिए, इन 1585 जहांगीर वॉज मैरिड टू मानबाई, द डॉटर ऑफ भगवान दास ऑफ आमेर। राजा बहारमल का बेटा था ना भगवान दास, तो आमेरियों के साथ, आमेर वालों के साथ इनके भी संबंध ऐसे मजबूत हुए कि जहांगीर की भी शादी कर दी, मानबाई वहां से थी। तो इन 1585 जहांगीर वॉज मैरिड टू मानबाई, द डॉटर ऑफ भगवान दास ऑफ आमेर। कहीं आमेर लिखा होता है AMER, कहीं आमेर AMBER, वो आप देख लेना। अभी कहानी सुनो। अकबर ने, लिख लिया, मैं फिर से बोलूं। अकबर ने जहांगीर को कैंपेन लीड करने के लिए कहा अगेंस्ट द मेवाड़। जहांगीर का किसी ने दिमाग सेट कर दिया कि अकबर की हेल्थ बहुत अच्छी है, ये खत्म होने वाला नहीं जल्दी, और तुमको तो बेटा गद्दी मिलने से रही। 1569 के जन्मे हो, 1599 आ गया, 30 के तो वैसे ही हो गए हो, और अभी भी अकबर पूरी मजबूती में बैठा हुआ है। तुम शासन कब संभालोगे, बूढ़े हो के? ये इम्पेशंस में आ गया, इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये इतना फिटनेस बिल्कुल सेट है, ये कैसे? तो इसको बोला गया मेवाड़ का कैंपेन लीड करो, ये वहां जाने की बजाय ये इलाहाबाद चला गया, वहां जाके इसने रिवॉल्ट कर लिया, इसने रॉयल टाइटल ले लिए,
इसने अपने नाम के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए और अकबर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा पुर्तगालियों की मदद से। तो ये क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक ने पुर्तगीज की हेल्प से रॉयल थ्रोन के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, तो वो जहांगीर था। यही कारण है कि इसके बाद इसके संबंध पुर्तगालियों के साथ और बाकियों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ आई। इसलिए पुर्तगालियों को मिले हुए एग्जाम्पशंस के खिलाफ बार बार अंग्रेज इसके दरबार में आके दुहाइयां लगाएंगे कि ये मत करो, कुछ हमें भी दो। फिर पुर्तगालियों का जब नशा सिर पे चढ़ेगा बहुत ज्यादा, तो उनकी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये अंग्रेजों को भी एग्जाम्पशंस देगा, पट्टे देगा काउंटर पॉइज करने के लिए। आई बात समझे। तो पुर्तगालियों के साथ संबंधों की जड़ें जहां जुड़ी है कि जब मुगल सम्राट के विरुद्ध लड़ने के लिए पुर्तगालियों की मदद ले रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा और आने वाले समय में वो क्यों नहीं नुकसान पहुंचाएंगे यूरोपियंस इनको। तो ये एक कारण है, इनकी जड़ें खुद से ही इन्होंने कमजोर करनी शुरू कर दी। लिखो इन 1599 अकबर asked him to lead the campaign to Mewar. In 1599, Akbar asked him to lead the campaign to Mewar. He revolted and went to Allahabad. तो पैरेलल गद्दी इसने स्थापित कर दी थी इलाहाबाद में। He revolted and went to Allahabad and declared himself as an independent ruler. And began to conspire with the help of Portuguese. समझ आ गई बात। फिर हराया गया, माफ किया गया और बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, लिखिए he was defeated, pardoned and made governor of Bengal. He revolted again when he refused to go to Bengal. इसने बंगाल जाने से मना कर दिया, कहता नहीं जाऊंगा। And fled to Allahabad, फिर इलाहाबाद गया। इसने 2 रिवॉल्ट किए हैं, ये दूसरा। And fled to Allahabad. Here he engineered murder of Abul Fazl by बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला के हाथों इसने मर्डर करा दिया अबुल फजल का, कि यही है भड़काने वाला अकबर को। इसी ने दिमाग खराब किया। फरेजिदी का कंसेप्ट, सोवरेनिटी का कंसेप्ट, पावर शेयरिंग ना करना, ये सब इसी की देन है। तो खत्म किया जाए। ओके, अब यहां पर ध्यान से सुनिए एक कंसेप्ट। जब इसने बीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल को मरवा दिया, तो बर्दाश्त नहीं हुआ अकबर से, और अकबर ने पूरी तैयारी कर दी थी इसको खत्म करने की। फाइनली अकबर की मदर हमीदा बानो बेगम और अकबर की बुआ दोनों के इंटरवेंशन से अकबर को ठंडा किया गया। लेकिन उस समय में अकबर को सलाह यह दे दी थी मान सिंह के द्वारा कि आप इसको सजा के तौर पर यह फरमान दे दीजिए कि क्राउन प्रिंस अब ये नहीं होंगे, क्राउन प्रिंस खुसरो होगा। जहांगीर को किसके रिवॉल्ट झेलने पड़े हैं? खुसरो के। तो क्राउन प्रिंस अब कौन होगा? खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। तो अब गद्दी पे लेजिटिमाइजेशन जहांगीर की नहीं रह के खुसरो की हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यही कारण है कि हमेशा आने वाले समय में जहांगीर का इशू रहेगा आमेरियों के साथ, आमेर वालों के साथ। मान सिंह आमेर से थे, और जहांगीर का इशू रहेगा खुसरो। अब जहांगीर डेलिबरेटली कछवाहों को नीचे करेगा और बाकी राजपूतों को ऊपर उठाएगा। इसको फिर से सेट करने का काम फिर जहां